तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कोलाइड्स की, और कोलाइड्स की हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे ना। कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने लास्ट में ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज लिया था। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने टिंडल इफेक्ट पढ़ा था, ठीक है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। तो कोलाइड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में सबसे बेटा पहले हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड एंड चार्ज ऑन कोलाइड। स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड एंड चार्ज ऑफ कोलाइड। देखो पहले तो आप एक सिंपल बात ये समझ लीजिए, कोलाइड का स्टेबिलिटी का बेटा मतलब क्या होता है। कोलाइड की स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स हमेशा जो होते हैं मोशन में रहते हैं। कोलाइडल पार्टिकल हमेशा एक दूसरे से टकराए भी करते हैं, और कोलाइडल पार्टिकल कभी उस बर्तन में नीचे अपने आप सेटल डाउन नहीं होते हैं, नीचे आके प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं या सेटल डाउन नहीं होते हैं। ये स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड कही जाती है। और स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड का बेटा मेन कारण जो है, मेन कारण जो होता है वो सेम चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स होता है। सेम चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल होता है, मतलब ड्यू टू सेम चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, सेम चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, दे रिपेल ईच अदर। वो बेटा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एंड डू नॉट सेटल डाउन, और वो नीचे जो है सेटल डाउन या बैठते नहीं है। एंड डू नॉट सेटल डाउन, और वो जो कोलाइडल पार्टिकल बेटा होते हैं ना, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं अपने आप। इसी को बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड। अगर हमने बोला कोलाइड अनस्टेबल हो गया तो इसका मतलब वो सेटल डाउन हो गया, उसके पार्टिकल नीचे धीमे धीमे करके प्रेसिपिटेट हो गए हैं, ध्यान रखना। और स्टेबिलिटी के रीजन मैंने लिख दिया इट टू सेम चार्ज। तो जाहिर सी बात, सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ लेते हैं चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। तो बेटा कोलाइड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक बेटा पॉजिटिव कोलाइड होते हैं और एक नेगेटिव कोलाइड होते हैं। पहले हम आपको एग्जांपल बता दें, पॉजिटिव कोलाइड होते हैं और इधर बेटा लिख दिया मैंने नेगेटिव कोलाइड होते हैं। दो तरह के कोलाइड्स होते हैं, पॉजिटिव कोलाइड्स और नेगेटिव कोलाइड्स। पॉजिटिव कोलाइड में आप ऐसे मान के चलिए, कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे पॉजिटिव कोलाइड में बेटा क्या आते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स आ सकते हैं। मेटल के हाइड्रोक्साइड जैसे FeOH होल थ्राइस है, एल्युमिनियम OH होल थ्राइस है। मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं पॉजिटिव कोलाइड में होते हैं 99%। दूसरे बेटा क्या होते हैं, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड। हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड के साथ थोड़ा मॉइस्चर रहेगा, जैसे Cr2O3 ले लिया आपने, जैसे Al2O3 ले लिया आपने, जैसे Fe2O3 ले लिया आपने, ठीक है ना। मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड भी बेटा इसमें आते हैं। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं जैसे TiO2 वाला होता है ना, टाइटेनियम ऑक्साइड। इसके अलावा बेटा हीमोग्लोबिन जो होता है ना, जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी इसी में आता है। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में सिंबल देते हैं Hb। इसके अलावा बेटा जो बेसिक डाइज होती हैं, बेसिक डाइज का मतलब जैसे कि प्रूसियन ब्लू है, मिथिलीन ब्लू है, कुछ बेसिक डाइज होती है ना, वो भी इसमें आती है, जैसे कि प्रूसियन ब्लू। इसके अलावा आप ले सकते हो मिथिलीन ब्लू, मिथिलीन ब्लू और ये प्रूसियन ब्लू। मतलब मेनली इतने याद रखना है आपको। नेगेटिव कोलाइड्स में बेटा क्या होता है, मेटल्स के जो कोलाइड होते हैं, कोलाइड्स ऑफ मेटल्स जो होते हैं, एंटीमनी हो गया, कॉपर हो गया, है ना, कोई भी कोलाइड ले सकते हो, मेटल का ले सकते हो, प्लेटिनम हो गया। तो जो मेटल के कोलाइड्स होते हैं बेटा वो आमतौर पर नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्यों होते हैं वो आगे बात करेंगे, क्योंकि ये बनने के मेथड पे डिपेंड करता है कि चार्ज इन पे नेगेटिव आ जाता है।
इसके अलावा मेटल के जो सल्फाइड्स होते हैं बेटा, जो सल्फाइड्स होते हैं मेटल क्या में खास करके, जैसे S2S3 है, Sb2S3 है, जो सल्फाइड्स होते हैं ये भी आमतौर पे नेगेटिव कोलाइड्स होते हैं। इसके अलावा कुछ लायोफिलिक कोलाइड होते हैं, जैसे स्टार्च है, क्ले है, चारकोल है ना, गम है, गुण जैसी चीजें होती हैं, जो सिलिसिक एसिड है, सिलिसिक एसिड, ये सब भी इसी में आता है। इसके अलावा बेटा इसमें एसिडिक डाइज भी आती हैं। एसिडिक डाइज जो होती हैं वो भी नेगेटिव कोलाइड। तो अगर आपको पॉजिटिव कोलाइड नेगेटिव कोलाइड के एग्जांपल नहीं याद हैं तो आगे जाके कहां समस्या होगी हम बताएंगे। आगे जाके कई बार प्रॉब्लम आपको होने वाली है। एसिडिक डाई, इसके अलावा बेटा लास्ट में मैं ले रहा हूं यहां पर एसिडिक डाई का एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे EOC नाम सुना होगा आपने, बायोलॉजी वाले बच्चों ने तो सुना ही होगा, है ना, डाइस का इस्तेमाल होता है बायोलॉजी लैब में भी। और जैसे कांगो रेड वाला होता है ना, ये जो डाइस होती हैं वो भी बेटा नेगेटिव कोलाइड में आते हैं। तो आपने देखा ये पॉजिटिव कोलाइड का चार्ट है, वो नेगेटिव कोलाइड का चार्ट है। ये क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि आगे एक टॉपिक आप जाके पढ़ेंगे कोगुलेशन, एक टॉपिक आप पढ़ेंगे कोगुलेशन। तो कोगुलेशन में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कोलाइड का एग्जांपल याद होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन करने के लिए याद होना चाहिए। अब तुम कहोगे मुझे दे देगा नहीं, है ना, तो एग्जांपल याद होगा तभी वो आगे जाके क्वेश्चन कर पाओगे। इसलिए हमने बहुत कम एग्जांपल लिखे हैं, बहुत सारे याद करने की जरूरत नहीं, आपको बेसिक यही याद कर लेना। इनके अलावा कोई देगा तो बता भी देगा, वैसे पॉजिटिव की नेगेटिव है, इनमें से कोई देगा तो शायद ना बताए। तो ये बेटा हमने पॉजिटिव नेगेटिव कोलाइड की बात की। लेकिन अब सवाल उठता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन पर चार्ज बेटा डेवलप कैसे होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज डेवलप कैसे होता है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो हाउ द चार्ज इज डेवलप्ड ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, इसके बारे में बेटा बात करने जा रहे हैं। और इस पे क्वेश्चन भी जल्दी ही आया था। जल्दी आने का मतलब है लास्ट ईयर उस पे क्वेश्चन आ चुका है। नीट में तो लास्ट ईयर उसमें क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। अब क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल पे जो बेटा चार्ज डेवलप होता है वो कैसे होगा? डेवलपमेंट ऑफ ठीक चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। तो देखो इसके लिए यार थ्योरी तो बहुत सारी लोगों ने दिया कि कभी कभी कोलाइड का पार्टिकल एटमॉस्फेयर से इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है और नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। कभी कभी जो है वो जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड के, उनमें आपस में फ्रिक्शन होता है डिस्पर्सन मीडियम के साथ, उससे चार्ज डेवलप हो जाता है। कई सारी थ्योरी दी गई, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो बेटा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है चार्ज डेवलपमेंट की, उसका बेटा नाम है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी ये मेन है। एडजॉर्प्शन थ्योरी, या इसी को इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी भी आप कह सकते हैं। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी है ना, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी, या इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। इसके हिसाब से होता है क्या है कि जब कोलाइड फॉर्म होता है, जब कोई कोलाइड बनता है ना, तो उस कोलाइडल पार्टिकल की चारों तरफ एक प्राइमरी लेयर होती है, वो फिक्स होती है। और उस प्राइमरी लेयर के चार्ज को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक सेकेंडरी लेयर बनती है डिस्पर्सन मीडियम में, वो मोबाइल होती है, वो डिफ्यूज लेयर होती है, वो मोबाइल होती है। इसीलिए नाम पड़ गया क्या? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी, मतलब उसमें दो लेयर होती हैं। तो इसका मतलब ये कोलाइड के फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है बेटा। कोलाइड का फॉर्मेशन जो है वो कैसे कर रहे हो उस पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा हम मोल कॉन्सेप्ट भी अभी लगा देंगे। जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
मान लिया बेटा आपने ये सिल्वर नाइट्रेट लिया और इसमें आपने पोटेशियम आयोडाइड डाला और आपने यहां पर AgI बनाया और इस AgI का एक कोलाइडल पार्टिकल बना, इस AgI का एक कोलाइडल पार्टिकल मान लिया बना। अब सवाल उठता है इस AgI का जो कोलाइडल पार्टिकल है इस पे चार्ज क्या आएगा। तो हम मान के चल रहे हैं बेटा यहां पे पोटेशियम आयोडाइड जो है वो एक्सेस में है और ये अपने आप लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, मतलब रिएक्शन में ये पूरा पूरा कंज्यूम हो जाएगा और पोटेशियम आयोडाइड बचा रहेगा, एक्सेस में है। एक बार एक और हम एक काम और करते हैं, आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया और KI लिया, फिर बेटा AgI का कोलाइडल पार्टिकल बन गया ये, लेकिन इस बार हमने AgNO3 एक्सेस में ले लिया, इसका मतलब पोटेशियम आयोडाइड जो है लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट समझते हो ना, वो रिएक्टेंट जो किसी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाए उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, और जो बचा रहता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। जो बेटा बचा रहता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट बोला जाता है, ध्यान रखना। अब जरा सुनिए आप, इस वाले केस में देखो, पहले वाले केस में क्या होगा, ये केस 1 मान ले रहे हैं, ये केस 2 मान ले रहे हैं। देखो बेटा पहले वाले केस में क्या होगा, जो एक्सेस होता है, अब ये तो बचा ही नहीं ना, ये तो लिमिटिंग रेंज तो पूरा पूरा खत्म हो गया। तो ये जो AgI है, जो एक्सेस वाला कंपाउंड है, इसके कॉमन आयन को अपनी चारों तरफ एब्जॉर्ब करता है। मान लो हमने कहा AgI का ये पार्टिकल है, तो ये अच्छा AgI और KI में क्या कॉमन है, आयोडाइड आयन। तो ये क्या करता है, आयोडाइड आयन की चारों तरफ एक लेयर बनाता है, I- आयन की लेयर बनाता है, और इससे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी लेयर। ये लेयर जो है इसकी प्राइमरी लेयर है और ये लेयर फिक्स होती है। और एक बात याद रखना, प्राइमरी लेयर पे जो चार्ज होता है वही कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज होता है, इसका मतलब ये नेगेटिव कोलाइड बन गया। अब जाहिर सी बात, सोल्यूशन में बचेंगे क्या, पोटेशियम आयन। सोल्यूशन में बचेंगे बेटा क्या, पोटेशियम आयन बचेंगे। तो जब पोटेशियम आयन बनेंगे तो आयोडाइड वो सब कहां होंगे, सॉल्वेंट में होंगे। तो इस आयोडाइड आयन के चारों तरफ जो है सॉल्वेंट में डिस्पर्शन मीडियम में K+ आयनों की भी एक लेयर बनी होगी, लेकिन ये K+ आयन क्या होंगे, सोल्यूशन में पाए जाएंगे, डिफ्यूज लेयर है। या आप ऐसे बोल सकते हो ये सेकेंडरी लेयर है और ये बेटा मोबाइल होती है, इसके आयंस मूवमेंट करते रहते हैं। आप मान सकते हो कि सॉल्वेंट में आयंस है वो। AgI के ऊपर चार्ज कैसा आया बेटा, माइनस, इसलिए ये नेगेटिव कोलाइड बोला जाएगा। जो प्राइमरी लेयर पे चार्ज होता है वही कोलाइड का नेचर होता है। जरा इस केस की बात करो, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है KI, तो भैया KI तो पूरा खत्म हो जाएगा ना, AgNO3 लेकिन बच जाएगा। अब मुझे बताओ, ये AgI का पार्टिकल है, अब ये एक्सेस में है, इसमें Ag+ है और NO3- है। तो AgI क्या करेगा, AgNO3 जो एक्सेस में है उससे क्या करेगा, Ag+ आयनों की लेयर बना लेगा अपने चारों तरफ। और बेटा Ag+ आयनों की लेयर बनने का मतलब ये प्राइमरी लेयर है, और जाहिर सी बात है नाइट्रेट आयनों की सेकेंडरी लेयर बन जाएगी। इस कहां होगी, सोल्यूशन में होगी, मतलब डिस्पर्शन मीडियम में होगी। ये मोबाइल लेयर है, इसे डिफ्यूज लेयर कहते हैं। इस बार AgI के पार्टिकल के चारों तरफ पॉजिटिवली चार्ज प्राइमरी लेयर बनी है, इसलिए ये पॉजिटिव कोलाइड कहलाएगा। इसका मतलब कोलाइड का जो नेचर है, इसका बेटा मतलब ये हुआ कि कोलाइड का नेचर इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मटेरियल एक्सेस में रखा है। 99% केसेस में वैसे यही होता है कि AgNO3 कम लिया जाता है और KI एक्सेस में डालते हैं, तो इसीलिए AgI का जो कोलाइड होता है आमतौर पे नेगेटिव कोलाइड मानते हैं लोग। लेकिन अगर ऐसा केस कर दिया तो पॉजिटिव कोलाइड भी बन जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी बेटा ऐसी होती है, इसे हम लोग इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी बोलते हैं। तुम कहोगे कोई दूसरा एग्जाम्पल दिखाओगे, कितने एग्जाम्पल देखोगे, अब तो बता दिया ना एक बार। मान लो बेटा ये H2O3 है
और आपने इसमें H2S डाला और हम मान ले रहे हैं कि H2S एक्सेस में है, ये अपने आप लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और कंपाउंड बेटा यहां बना AS2S3, आर्सेनियस सल्फाइड बन गया, इसका कोलाइडल पार्टिकल बना। और ये AS2O3 का जो पार्टिकल है, AS2S3 का जो पार्टिकल है, और H2S तो एक्सेस में है, इसका मतलब सोल्यूशन में H आयन और सल्फाइड आयन होंगे। तो AS2S3 और सल्फाइड आयन में क्या कॉमन है? सल्फाइड आयन। तो सल्फाइड आयन की लेयर इसके चारों तरफ बेटा बन जाएगी, और सल्फाइड आयन की लेयर बनने का मतलब ये प्राइमरी लेयर है, इस पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब AS2S3 का कोलाइड नेगेटिव कोलाइड है, और सोल्यूशन में बेटा जो H आयन बचेंगे वो इसके चारों तरफ ऐसे आ जाएंगे। काउंटर बैलेंस करने के लिए जो पॉजिटिवली चार्ज वाले आयंस हैं वो डिस्पर्सन मीडियम में ऐसे आ जाएंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव कोलाइड बोलेंगे, क्योंकि प्राइमरी लेयर नेगेटिवली चार्ज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ बात क्लियर हो रही है? तो ये बेटा इसका कॉन्सेप्ट है ना। अगर दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट होंगे तो फिर कोलाइड नहीं बनेगा। कोलाइड बनाने के लिए जरूरी है एक केमिकल, एक मटेरियल, एक रिएक्टेंट एक्सेस में होना जरूरी है, और एक लिमिटिंग रिएजेंट का होना भी जरूरी है, ऐसे मान के चल सकते हो तुम। तो ये बेटा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी, 2 layers are formed around the particles of colloid. Primary layer, which is fixed layer, and secondary layer to balance the primary layer. Secondary layer is mobile layer या diffuse layer होती है dispersion medium में, and the charge on primary layer decides the nature of colloid. प्राइमरी लेयर पे जो चार्ज होता है वही बेटा कोलाइड के नेचर को डिसाइड करता है। बात समझ में आ गई? अब इसी पे न्यूमेरिकल कैसे बनाए जाते हैं जरा वो समझना तुम। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, बाद में ले लेंगे बाद में। अब इसी पे न्यूमेरिकल कैसे बेटा आता है, आया था लास्ट ईयर की बात है। अब वो न्यूमेरिकल कैसे आता है, 4 ऑप्शन देके आपसे पूछता है कि विच सोल्यूशन विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कोलाइड। ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जो कोलाइड बना सकता है? कैसा कोलाइड बना सकता है वो बात की बात है ना। पॉजिटिव कोलाइड बना सकता है कि नेगेटिव कोलाइड बना सकता है, वो सब बाद में डिस्कशन कर लेंगे। अब जरा सुनिए, एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं, पहले आपसे बना लू मैं। हमने आपसे कहा बेटा ये AgNO3 है, और ये हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया। ये बेटा हमने ले लिया है 50 ml, और ये ले लिया बेटा हमने, इसकी मोलरिटी ले लिया है 50 ml, और यहां ले लेते हैं बेटा इसका 1 मोलर सोल्यूशन। और पोटेशियम आयोडाइड हमने बेटा आपसे कह दिया ये लिया हुआ है 50 ml, और हमने कह दिया ये है 0.5 मोलर। दूसरा बेटा मैंने सोल्यूशन ले लिया, उसने कहा ये AgNO3 है 100 ml, 0.5 मोलर, 0.5 मोलर, और इसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड जो मिलाया है वो बेटा आपसे मैंने कह दिया 100 ml, चलो बोल देते हैं यहां पर 0.1 मोलर है। 100 ml 0.1 मोलर है। हमारा पहला क्वेश्चन, इन दोनों में से कौन सा सोल्यूशन ऐसा है जो कोलाइड बनाएगा? इन दोनों में से ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जो कोलाइड बनाएगा? तो देखो इन दोनों में रेशियो तो 1:1 है ना। जितने मोल इसके रिएक्शन करेंगे उतने मोल इसके रिएक्शन करेंगे, क्योंकि जब रिएक्शन कराओगे तो बेटा AgI और KNO3 बनेगा ना। AgI और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, तो रेशियो तो 1:1 है। तो अगर इसका 1 मोल चाहिए तो इसका भी 1 मोल चाहिए। तो एक काम करते हैं बेटा, इसके मिली मोल निकाल लें। मिली मोल समझते हो क्या होता है? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं? मिली मोल बोलते हैं, ठीक है ना। ये मोलरिटी है, ये वॉल्यूम है मिलीलीटर में, तो इसका मतलब इसके 50 मिली मोल्स हैं। और पोटेशियम आयोडाइड के क्या है? 25 इंटू 0.5 है, 50 इंटू 0.5, इसका मतलब इसके 25 मिली मोल है। सिल्वर नाइट्रेट इस केस में हमने 100 ml लिया, ये 0.5, 100 इंटू 0.5, इसका मतलब ये 50 मिली मोल है। और बेटा हमने 100 ml और 0.1 मोलर लिया है, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, इसका मतलब ये 10 मिली मोल है। चलो एक ऑप्शन और बना ले रहे हैं,
आपसे हमने कहा ये सिल्वर नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड आपने लिया। आपसे बेटा मैंने कहा ये 200 ml 0.5 मोलर है, ठीक है ना, 200 ml 0.5 मोलर है। और आपसे बेटा मैंने कह दिया ये 100 ml 1 मोलर है। चलो पहले केस के बारे में बात करते हैं। यहां पे बेटा मिली मोल्स किसके ज्यादा है, सिल्वर नाइट्रेट के। तो पोटेशियम आयोडाइड के मिली मोल 25 है, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो ये तो बचेगा नहीं, खाली यही बचेगा। तो ये जो सिल्वर आयोडाइड होगा इसके चारों तरफ किसकी लेयर बन के आएगी, AgNO3 के Ag आयनों की लेयर आएगी। इसका मतलब ये पॉजिटिव कोलाइड बनेगा, इसका मतलब कोलाइड बनेगा और पॉजिटिव कोलाइड बनेगा। दूसरे केस की बात करो, इसमें भी इसके 50 मिली मोल है, इसके 10 मिली मोल है, ये मिली मोल्स हैं, चाहे मोल निकालो चाहे मिली मोल निकालो। अब इसके 10 मिली मोल, इसका मतलब ये भी बेटा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसका मतलब इसमें भी AgNO3 बचेगा, तो इसमें बेटा AgI बनेगा और AgNO3 बचेगा तो Ag आयनों की लेयर बनेगी। इसका मतलब इस केस में भी पॉजिटिव कोलाइड बनेगा। तीसरे वाले बात करते हैं, 200 ml 0.5 मोलर है, इसका मतलब इसके मिली मोल कितने हुए बेटा 100, और इसके मिली मोल भी कितने हुए 100। दोनों भाई कंज्यूम हो जाएंगे, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट है, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट है। एक्चुअली इसे बोला जाता है कि बोथ कंपाउंड विल कंबाइन इन एग्जैक्ट मोलर रेशियो, भाषा ही होती है। ये AgNO3 और KI जो होगा एग्जैक्ट मोलर रेशियो में पूरा पूरा कंबाइन कर जाएगा, AgI बनेगा, लेकिन इसके चारों तरफ नो लेयर, कोई लेयर नहीं बनेगी, क्योंकि ना KI बचा हुआ है ना AgNO3 बचा हुआ है, इसलिए बेटा यहां पर नो कोलाइडल सॉल्यूशन, कोई कोलाइड नहीं बनेगा। ऐसे एक केस और बना लेते हैं। अच्छा, आपसे ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड भी दे सकता है, ऐसा क्या, उसने कहा आपके पास ये पोटेशियम, अब यहाँ KI दिया है, KCl वाला भी कर सकता है। आपसे बेटा मैंने कह दिया यहां पर ये 50 ml 2 मोलर KI है, और आपसे बेटा हमने बोल दिया ये 100 ml 0.5 मोलर AgNO3 है। तो बेटा 100 इंटू 0.5 50 मिली मोल हुए, और 50 इंटू 2 100 मिली मोल हुए। इस बार लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, सिल्वर नाइट्रेट। भैया बात समझ में आ रही है, इस बार लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका मतलब ये एक्सेस में हो गया, और जो एक्सेस में होता है उसी का आयन एब्जॉर्ब होगा। तो AgI की चारों तरफ आयोडाइड आयन आएंगे, ये वाले आयन यहाँ पे आएंगे, तो इसका मतलब इस बार नेगेटिव कोलाइड बनेगा। तो अगर बेटा इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आए, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, मतलब इसी टाइप का, आपसे थोड़ी मुझे याद है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो आप ध्यान रखिए कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसकी लेयर तो कभी एब्जॉर्ब नहीं होगी, जो एक्सेस रिएजेंट होगा उसकी लेयर एब्जॉर्ब होगी, और कोशिश क्या करो कि कॉमन आयन की लेयर एब्जॉर्ब हो। कॉमन आयन नहीं होगा तो कोई भी लेयर एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर डिसाइड नहीं कर पाओगे। कॉमन आयन वाला ही आपको दिया जाएगा, AgI और Ag में Ag कॉमन है, इसलिए पॉजिटिव कोलाइड हो गया। तो जो एक्सेस रिएजेंट होगा जिसके मिली मोल ज्यादा होंगे उसी का आयन तो उसके चारों तरफ एब्जॉर्ब होंगे। कुछ बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं, आगे बात समझ में। तो ये बेटा हमने इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी बताई, चार्ज कैसे डेवलप होता है। हालांकि और भी तरीके होते हैं, लेकिन मेन तरीका यही होता है, प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन थ्योरी या बेटा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी, कुछ भी आप बोल सकते हो, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। चलो खैर, अब एक और बात करते हैं बेटा, आपसे कई बार पूछेगा इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या कई बार बेटा बोलता है जीटा पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या कई बार आपसे बोलेगा जीटा पोटेंशियल। तो ये बहुत आसान चीज है, आपको मालूम है जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से सेपरेट होता है, सेपरेशन होता है उनके बीच में, तो कोई एक पोटेंशियल डेवलप होता है, एनर्जी डेवलप होती है, उसी एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल बोल देते हैं। मान लिया हमने कहा बेटा ये कोलाइडल पार्टिकल है, चलो सिल्वर आयोडाइड का ही मान लो, ये कोलाइडल पार्टिकल है,
तो इसके चारों तरफ प्राइमरी लेयर अगर हमने आयोडाइड आयन की बनाई तो इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइड हो गया। ये फिक्स लेयर है। अब इसके चारों तरफ क्या होगा, एजी आयनों की, इसकी पोटेशियम आयनों की लेयर होगी इसके चारों तरफ। भाई इसका मतलब आयोडाइड आयन की लेयर बनने का मतलब क्या एक्सेस में था, आयोडाइड आयन की प्राइमरी लेयर बनने का मतलब क्या एक्सेस में था, KI। अगर सिल्वर आयन की प्राइमरी लेयर बनती तो क्या एक्सेस में होता, AgNO3। तो ये K आयन की पोटेशियम आयनों की एक सेकेंडरी लेयर बन जाएगी, डिफ्यूज लेयर बन जाएगी। और इन्हीं इस प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसी को बेटा जीटा पोटेंशियल कहा जाता है, या उसी को इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहते हैं। इसका मतलब है ज्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना आपको, खाली डेफिनेशन याद कर लो। इट इज द पोटेंशियल, कोई रिसर्च PhD थोड़ी करनी है, डेवलप्ड, इट इज द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेयर, है ना, ऑफ कोलाइड। प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर के बीच में बेटा जो डेवलप होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर जो होती है उसके बीच में जो डेवलप होता है पोटेंशियल, उसी को यार इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या हम लोग जीटा पोटेंशियल कहते हैं। तो ये तो बेटा मैंने बता दिया कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनपे चार्ज कैसे डेवलप होता है। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव कोलाइड के एग्जांपल भी बता दिए, याद रखना। अगले टर्न पे हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे, वो होगा बेटा कोगुलेशन ऑफ कोलाइड, फ्लैक्कुलेशन या कोगुलेशन ऑफ कोलाइड। अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो कोगुलेशन ऑफ कोलाइड होगा, बहुत ही मजेदार टॉपिक होता है। अगले टर्न पे उस पे आएंगे, उसमें हार्डेस्ट रूल वाला भी आता है, उसके प्रॉब्लम भी पूछ सकता है आपसे ना। तो अगले टर्न पे मिलते हैं, फिर बात करते हैं।